जय हिंद डॉक्टर्स। हाँ, कहाँ तक पढ़ लिया था? होमवर्क दिया था क्वेश्चन? अच्छा, और क्या दिया था? बस एक ही दिया था? बस एक ही था? अच्छा, आंसर बता दिया होगा मैंने। आया था क्या आंसर? लाने में आसानी हुई होगी, पर पहली बार जरूर गलत आया होगा। मुझे एक बार क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन क्या है? ये वाला? मास ऑफ दिस मिक्स्ड विद दिस। NH3 की बातें चल रही है, 10 टू द पावर -2 मोलर है। के भी आपको दे रखा है NH3 का, कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है। अच्छा, बफर सोल्यूशन है, pH 9 है। ठीक है। और ये दे रखा है आपको NH4 होल्ट वाइज SO4। इसका मास आपको निकालना है, वेट आपको इसका फाइंड करना है। pH क्या है? 9। pH आ जाएगा 9। ठीक है। मास अपन को पता लगाना है, के भी दे रखा है। ठीक है, ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर NH3 बोल रहा है। अगर NH3 बोल रहा है तो याद करो, मैंने आपको बताया था NH3 और कुछ नहीं, NH4OH है। क्योंकि पानी तो होगा ही, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ ये और कुछ नहीं, NH4OH है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये कौन हो गया? ये वीक बेस हो गया। ये क्या हो गया? वीक बेस। अच्छा, ये कौन है? मैं बोल सकता हूँ ये सॉल्ट है। और सॉल्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है। अच्छा, मुझे बताओ, ये सॉल्ट में जो पेरेंट बेस है, पेरेंट बेस वो कौन है? NH4OH ही है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये बफर है। और बफर भी कैसा है? बेसिक बफर। बेसिक बफर। ठीक है। अच्छा, बेसिक बफर का फॉर्मूला बता दो फटाफट। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। सॉल्ट अपॉन बेस। ये बात समझ में आती है? यही था फॉर्मूला, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, केबी दे रखा है और यहां पर पीकेबी किसका होना चाहिए? NH3 का बोलूं या NH4OH का बोलूं, एक ही बात है ना? तो यहां से अपन केबी से पीकेबी निकाल लेंगे। अच्छा, पीएच दे रखा है, रखना क्या पड़ेगा? POH रखना पड़ेगा, तो वो भी अपन निकाल लेंगे, है ना? आगे अगर अपन बात करें तो बेस का कंसंट्रेशन अपन जानते हैं 10 टू द पावर -2 है। और यहां पर किसका कंसंट्रेशन रखते हैं? यहाँ कंसंट्रेशन होता है कॉन्जुगेट एसिड का, कॉन्जुगेट एसिड का। और कॉन्जुगेट एसिड का ही कंसंट्रेशन अपन किसके बराबर मान लेते थे? सॉल्ट के बराबर। और अगर मैं यहां पर बात करूं, सुनना ध्यान से, अपन लिखते क्या थे? अपन लिखते थे सॉल्ट अपॉन बेस। पर अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो आप मुझे बताओ, ये बेस कौन होगा? NH4OH। ये बात समझ में आती है? ये बेस कौन होगा? NH4OH। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट कौन होगा? मैं बोल सकता हूं कॉन्जुगेट हो जाएगा NH4 प्लस। ये बात समझ में आती है भाई? इसी का तो कंसंट्रेशन आएगा ना यहाँ पर, है ना? इस क्वेश्चन में मजेदार बात यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है? देखो इसको, अगर मैं यहां पर NH4OH NH4 होल्ट वाइज SO4 की बात करूं तो ये टूटेगा। टूटेगा कैसे? NH4 प्लस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, प्लस SO4 -2। अब आप मुझे बताओ, मान लो
इसका कंसंट्रेशन है C, इसका कंसंट्रेशन मैंने मान लिया C, तो ये कितना मिलेगा 2C, और ये कितना मिलेगा C। और अपन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे, ये जो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन आता था ना, वो हमेशा सॉल्ट के बराबर होता था, और अपन डायरेक्टली वैल्यू यहां पर पुट कर देते थे। पर यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कंसंट्रेशन है C, इसका कॉन्जुगेट मिल रहा है 2C। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है बाकी क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? बाकी क्वेश्चन में होता क्या था, बाकी क्वेश्चन में यहां पर क्या दिया जाता था, NH4Cl दिया जाता था, है ना। अब NH4Cl का कंसंट्रेशन बोलो या NH4 प्लस का कंसंट्रेशन बोलो, सेम आते थे। पर यहां पर अगर अपन बात करें इस सॉल्ट के कंसंट्रेशन की और इसी के कॉन्जुगेट के कंसंट्रेशन की, मतलब इसका कॉन्जुगेट ही हो गया, इसके कंसंट्रेशन की, दोनों अलग अलग है। क्लियर है बात सभी को? अब बस वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं यहां पर बात करूं पीओएच की, तो पीएच कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, मतलब मैं बोल सकता हूं पीओएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, दैट इज 5। तो यहां पर पीओएच कितना आ गया 5 इज इक्वल टू पीकेबी, केबी दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, डायरेक्ट पीकेबी बता सकते हो कितना हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं 5 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग कंसंट्रेशन किसका रखना है, NH4 प्लस का रखना है, कितना हो जाएगा 2C डिवाइडेड बाय NH4OH का कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 2। इस एक्सप्रेशन में किसी को डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये इधर आ जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू log 2C अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2। ये बात समझ में आ रही है? और मुझे पता है ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, दोनों तरफ लॉग काट दूं, खेती कर रहा हूं नहीं, क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, काटेंगे नहीं, है ना, एंटी लॉग लेंगे। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2C अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2, C की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर। मोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो कंसंट्रेशन अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं ये मोलर में रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कंसंट्रेशन किसका निकालना था, सॉल्ट का निकालना था, ये यहां पर इस कैटायन का निकालना था, सॉल्ट का निकालना था, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपन ने क्या माना था, C माना था, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर। अच्छा, अब कंसंट्रेशन तो आ गया, पर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, मास निकालने को बोल रहा है ना, तो अब तो आसानी से हो जाएगा। ये जो C है ये और कुछ नहीं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं C की वैल्यू आई है 10 टू द पावर माइनस 2, और ये C और कुछ नहीं है क्या, NH4 होल ट्वाइस SO4 के मोल, बोल सकता हूं ऐसे। ये C का तो कंसंट्रेशन है, अरे भाई AC का कंसंट्रेशन है। मुझे बताओ वॉल्यूम के बारे में कुछ कह रहा है क्या, अगर वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलूंगा, 1 लीटर मानूंगा। अच्छा मुझे बस एक बात बता दो, इसका मोलर मास निकाला था किसी ने, कितना होता है 132, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 2, कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 2। ये 10 टू द पावर माइनस 2 है, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब कुछ नहीं बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट मान के क्या चलेंगे 1। तो बस एक बात मुझे बता दो, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट किसका रखूंगा, आपका या मेरा, NH4 होल ट्वाइस SO4 का, कितना बोला आपने 132, तो ये आ जाएगा 1.39 ग्राम। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। एग्जामिनर यहां पर पता है एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछेगा समझना इसको, इसका कंसंट्रेशन दे दिया और आपको सॉल्ट का भी कंसंट्रेशन दे देगा। मान लो सॉल्ट का कंसंट्रेशन दे दिया 10 टू द पावर माइनस 2 ही दे दिया। अब गलती अपन पता है क्या करेंगे, यहां पर सॉल्ट रखेंगे 10 टू द पावर माइनस 2, बेस रखेंगे 10 टू द पावर माइनस 2, log 1 0। पीओएच किसके बराबर हो जाएगा, पी के बी के बराबर, और आंसर भी मजेदार आएगा, और जो भी आएगा वो ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा, और अगर दिख गया तो बहुत और मजा आ जाएगा, टिक भी कर दोगे फटाफट और नेगेटिव भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने लास्ट क्लास में,
बस 10 ही करे थे क्या? देखो यार क्या क्या दे दिया था, वो खुद को नहीं पता रहता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ढेर सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे। 10 सही है ना? और कराऊं क्या? सिर्फ यही आएगा क्या पेपर में? क्या कह रहे हो? बहुत प्रैक्टिस हो गई, बहुत लपक के प्रैक्टिस कर दी। ये हो गया, फिर रेशियो भी हो गया, वाह। रेंज भी आ गई, 1 2 3 4। वॉल्यूम भी आ गया। सारे क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये लीजिए। आराम से, फेफड़े बाहर आ जाएंगे आपके। हाँ, एक और क्वेश्चन लिख लो, है ना? बोलूं? एक काम करो, हेडिंग लिखो बफर कैपेसिटी, है ना? इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, पता है बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी पता है क्या होती है? बफर जो हमारी कैपेसिटी ऐसे थोड़ा ना होती है, बफर थोड़ी ना किसी को मार रहा है। देखो बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कि जो बफर सोल्यूशन है वो कितनी अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा है। बफर कैपेसिटी बताता क्या है? बफर कैपेसिटी ये बताता है कि बफर सोल्यूशन जो आपके पास गिवन है वो कितनी अच्छी तरीके से अपना काम करता है। अब बफर का काम क्या होता है? पीएच के चेंज को रजिस्ट करना, है ना? तो अगर मैं यहां पर बफर कैपेसिटी डिफाइन करूं, बफर कैपेसिटी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं बफर कैपेसिटी का। एक बार लिख लो फिर समझा दूंगा। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन, कहां पर? 1 लीटर सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय चेंज इन, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। मुझे एक बात बताओ, बफर कैपेसिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कि जो बफर सोल्यूशन है, जो गिवन बफर सोल्यूशन है, वो अपना काम कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, बफर का काम क्या होता है? पीएच के चेंज को रजिस्ट करना, है ना? अब आप मुझे बताओ, सपोज करो मैंने किसी बफर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, 1 लीटर का बफर सोल्यूशन है, 1 लीटर का आपको बफर सोल्यूशन गिवन है, 1 लीटर बफर सोल्यूशन आपको गिवन है, ठीक है? एक और बफर सोल्यूशन आपको गिवन है 1 लीटर का,
है ना। ये है बफर सोल्यूशन 1 और ये है बफर सोल्यूशन 2। ठीक है, दोनों अलग अलग बफर सोल्यूशन है। ठीक है, जवाब आप ही को देना है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिलाया, 1 मोल क्या मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अब मुझे पता है कि जब भी अपन किसी बफर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं, तो पीएच क्या कांस्टेंट रहता है, चेंज आता है। और वो जो चेंज होता है अपन क्या मान के चलते हैं, ना के बराबर। ना के बराबर कब तक मानेंगे, जब तक वो पीएच चेंज अपनी रेंज में हो। और रेंज कहां से कहां तक होती है, pK-1 से लेकर pK+1। ये बात समझ में आती है। अब मैंने क्या मिलाया, 1 मोल HCl मिलाया, और पीएच में जो चेंज नजर आया, पीएच में जो चेंज नजर आया वो आ गया 1 यूनिट का। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का पीएच चेंज आ गया। मतलब आप ये मान के चलो कि सपोज करो इसका पीएच था 5, इसका पीएच क्या था 5, और ये पीएच कहां से कहां चला गया, 4 जाएगा या 6 जाएगा, एसिड मिला रहे हैं, पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब 5 से कहां आ गया, 4 पे आ गया, 1 यूनिट का चेंज आया। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस बफर सोल्यूशन की बात करूं, अगर इस बफर सोल्यूशन की बात करूं तो इसका पीएच कितना है, थोड़ी देर के लिए मान लो 5 ही है। क्या दो अलग अलग सोल्यूशन का पीएच सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अपने हाथ में है पीएच सेट करना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है पीएच के फॉर्मूले में एक टर्म आती है कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आ रही है ना। तो कंसंट्रेशन अपन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा सोल्यूशन है, इसका भी पीएच कितना है, 5 है, और इसमें भी मैंने क्या मिला दिया, 1 मोल HCl मिला दिया। और यहां पर जो पीएच भागा वो 5 से कहां भागा, 4.5 भागा। कहां भागा, 4.5 भागा। मतलब इसने पीएच में कितना चेंज नजर आया, 0.5 यूनिट का, और वहां पर कितना नजर आया, 1 यूनिट का। मुझे बताओ ज्यादा अच्छे से काम किसने करा, यार इसने करा ना यार, इसने नहीं कहा। देखो 1 यूनिट का चेंज है, अरे 1 यूनिट का चेंज है। सफर की टाइम क्या होता है, चेंज करना है और चेंज को रेजिस्ट करना, चेंज को रेजिस्ट कर रहा, चेंज को रेजिस्ट, ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। मतलब पीएच में जो चेंज नजर आया वो कितना आया, 0.5 यूनिट का, और यहां पर कितना आया, 1 यूनिट का। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, जहां पर चेंज कम नजर आए उस बफर की कैपेसिटी जो होगी ज्यादा होगी। या मैं ऐसे कह सकता हूं, जहां पर पीएच चेंज कम नजर आए वो बफर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। बोल सकता हूं ऐसे, फॉर्मूले से बोल सकता हूं, अगर चेंज होगा कम तो बफर कैपेसिटी होगी ज्यादा। देखो ना, चेंज कम यूनिट का आ रहा था, और अभी आपने बताया दोनों बफर में से सबसे ज्यादा अच्छे से काम किसने करा, सेकंड वाले ने। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। तो क्या मैं बोल सकता हूं जिसकी बफर कैपेसिटी होगी ज्यादा उसमें चेंज इन पीएच नजर आएगा, क्लियर है बात सभी को। तो इसमें लिखना, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये लिख लीजिए, चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच अगर होगा कम, चेंज इन पीएच क्या होगा, कम, तो बफर कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा। चेंज इन पीएच ऑन एडिंग, पूरा ही लिख लो इसको, चेंज इन पीएच ऑन एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर कम हो रहा है तो बफर कैपेसिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, यहां तक इसको मिटा दूं, अच्छा इसको भी मिटा दूं, यहां तक आपका बफर सोल्यूशन खत्म होता है। बस एक छोटा सा पॉइंट और लिख दो, शायद तक मैंने आपको वैसे तो बता चुका हूं, ये ऐसा बोला नहीं था शायद, ये लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना, इंपॉर्टेंट नोट। वैसे तो अपन ने इसके बारे में बहुत बार बातें करी है, पॉइंट क्या है समझना यहां पर। अगर मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जवाब आप ही को देना है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन होगा बराबर तो सोल्यूशन कौन सा होगा? क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? अरे वो एसिड बेस की ही बात चल रही है यहां पर, ये बात समझ रहे हो ना? ये एसिड मान लो, अगर ये एसिड है तो ये क्या होगा? बेस। या और मैं ऐसे बोल दूं, अगर ये बेस है तो ये मान लो क्या होगा? एसिड। तो अब आप मुझे बताओ मिलेगा क्या? सॉल्ट मिलेगा। और सॉल्ट भी कौन सा मिलेगा? अगर एसिड वीक है तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट मिलेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन जाएगा वो कहां पर जाएगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर। अरे बताई थी ना यार ये बात। तो आप ही मुझे बताओ, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है ज्यादा, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिड, तो स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए? बेस। या मैं ऐसे कह दूं, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एसिड, तो आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन जाएगा कहां पर? बफर में जाएगा। ये कहां पर जाएगा? बफर में जाएगा। अब ये डिपेंड करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है। अगर एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो एसिडिक बफर। अगर बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ और उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो बेसिक बफर। मतलब यहां पर ये क्वेश्चन कहां चला जाएगा? बफर सोल्यूशन पे चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर? दोनों। वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट भी होता है और वही एक बफर होता है। ये बात समझ में आ रही है? सेम ही तो फॉर्मूले हैं दोनों के। क्लियर है बात सभी को? मिटा दो ये सारा। अब अपन पढ़ेंगे ये जितने भी अपन ने 12 केस पढ़े थे ना, 12 केस लिखे थे मैंने, सारे खत्म हो गए, सारे के सारे। लास्ट टॉपिक बचा है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इंडिकेटर। मेन टॉपिक तो क्या है अब? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। 12 केस सारे समझ में आ गए? हाँ। बफर के क्वेश्चन बहुत जरूरी है दर्द देना। मैं एक बात बताता हूं आपको, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, है ना? कल अपन बातचीत करेंगे बफर के क्वेश्चन के बारे में। बफर के जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराए ना आपको क्लास में, ये जितने 10 क्वेश्चन कराए हैं, ये दिमाग खराब कराने वाले मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं। दिमाग खराब करके रख देंगे आपका। पर अगर मॉड्यूल बनाओगे ना, देखते ही बन जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आज होमवर्क दूंगा, इसलिए मैंने कहा मुझे याद दिलाना, होमवर्क देना है, पूरा बफर का होमवर्क दूंगा। आप देखना, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अगर आपने वो जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए वो एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लिए होंगे आपने। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, क्लास में जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो आप ऐसे मान के चलो पहली बार ही पढ़ रहे हो, है ना? क्योंकि अपन ने जब पढ़ा था वो 1 साल पहले वाली बात थी और उसको रिवाइज भी नहीं करा, मतलब सब वाइप आउट हो चुका है। तो जब क्लास में पढ़ रहे हैं ना तो पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं हो रहा, उससे मतलब नहीं है कि आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। बस आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, अगर आप गिवन टाइम में नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और वो आपको समझ में आ रहा है तो आपका टॉपिक सही है। घर पे जाके एक बार उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, यकीन मानो। सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऐसे चैप्टर्स में जो भी मैंने आपके नोट्स में क्वेश्चन कराए ना, बहुत अच्छे लेवल के थे। याद करो ना यार, बताने की मुझे जरूरत भी नहीं है। वो डायगोनली सिमेट्रिकल पे पूरे मॉड्यूल में नहीं दिखा, पूरी रेस में नहीं दिखा, किसी ने कोई किताब भी बनाई होगी तो शायद वहां पर भी नहीं दिखा होगा, पर उसके कारण आपका पूरा मॉड्यूल धमाधम बना होगा। आपको एटम दिखने लग गया होगा कहां पर है ना? तो अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चन कराए बफर के। अगर आपने सिंसियरली एक बार रिवाइज कर लिया होगा उन क्वेश्चन को, मॉड्यूल बनाना। मॉड्यूल में पता है किस लेवल के क्वेश्चन है? जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कराए थे ना मैंने कॉपी में, वहीं पे मॉड्यूल खत्म हो जाता है।
सिर्फ वहीं पे। बाकी तो मैंने सिर्फ आपका दिमाग चलाने के लिए क्वेश्चन कराए हैं। एक बार देखना, चेक करना, एक बार मिलेगा आपको, वैसे ही मिलेगा कुछ कुछ। ठीक है, ये मैं डाल दूं। ठीक है, आप ऐसे मत सोचा करो कि यार सर हमसे तो क्लास में क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। अरे गोचू, एक बार मॉड्यूल बना के देखो, धमाधम बनेगा। याद करो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मॉड्यूल डिस्कस हुआ था, आपने बनाया था ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बन गया था ना आपसे, तो बस सब बन जाएगा मॉड्यूल में तो, है ना। अच्छा, अब सुनो, 12 केस अपन ने पढ़ लिए, और जो ये 12 केस पढ़े, मुझे लगता है शायद तक इन 12 केस को डिवाइड करने से थोड़ी शायद शायद आसानी रही होगी। आप आसानी से पहचान भी पाओगे, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं ये भी पता पड़ जाएगा आपको, है ना। हाँ, रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा ना यार ये सेक्शन तक हो चुका है, ये सेक्शन मेरा वीक है। अगर किसी का सपोज करो केस 5 वीक है, तो उसको बस ये याद है मेरा केस 5 वीक है, वरना क्या होगा, सब एक साथ करा देता तो सब एक साथ ही वीक होता। है ना। तो अभी आपको पता पड़ जाएगा यार ये केस 5 है ना, ये थोड़ा सा मेरा वीक है, तो आपको बस उसी की मेहनत करनी है। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पर मजेदार बात यह है कि सॉल्युबिलिटी अपन 2 बार पढ़ चुके हैं, एक सोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और मजेदार एक और बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पढ़ा दिया था, है ना। अब बस एक थोड़ी सी मैं यहाँ पर थ्योरी ऐड करूंगा, छोटी सी थ्योरी ऐड करूंगा, जिससे आपका पूरा ये टॉपिक साफ हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना कैसे साफ होगा, है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट शुरू करेंगे अपन। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं केएसपी से, और सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब यहां पर अपन किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, या स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अपन बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, और ये सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन लिख रहे हो आप किसके लिए लिख रहे हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली soluble salt, sparingly soluble। वैसे तो अभी अपन यहां पर क्या लिख रहे हैं, सॉल्ट लिख रहे हैं, पर ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो वैसे तो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी, और दो दो लिखवाई थी सॉल्यूशंस चैप्टर में, पर यहां पर अपन इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ वही डेफिनेशन लिख रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल, concentration of sparingly soluble at saturation, concentration of sparingly soluble, salt नहीं लिख रहा मैं, इसको मैं सिर्फ substance लिख रहा हूं, concentration of sparingly soluble substance at saturation, at saturation is known as solubility। सॉल्ट, वैसे तो मैंने हेडिंग में सॉल्ट लिखा है, पर यहां डेफिनेशन में सॉल्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा, रीजन क्या है कि बहुत बार आपसे एसिड की सॉल्युबिलिटी भी पूछ लेता है ना। तो एसिड की अगर सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, एसिड का अगर केएसपी दे दिया, तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाना यार, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो अपन सिर्फ सॉल्ट का निकालते हैं, अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हर उसका निकालते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ये बात समझ में आती है ना। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं थोड़ा सा अपन। अगर डेफिनेशन को समझे, वैसे तो मैं समझा चुका हूं आपको पहले भी, बस एक बार रिकॉल करा देता हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पर ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मेजर करेंगे अपन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, लीटर इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है ना। कंसंट्रेशन किस टर्म्स में मेजर करेंगे, मोलैरिटी के टर्म्स में मेजर करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है। अब यहां पर सब्सटेंस क्या है, अपन बात कर रहे हैं यहां पर सॉल्ट की बात कर रहे हैं।
अब अगर सॉल्ट की बात करें तो स्पेरिंगली सॉल्युबल बोला जा रहा है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, बहुत कम हो। सर बहुत कम में भी कितना कम? सर सबका कम अलग अलग होता है। किसी का कम एक चाटा होता है, किसी का 8-8 9-9 चाटे पड़ जाते हैं, वो भी कहते हैं सर ये तो बहुत कम है ना? तो कम भी कितना? अगर मैं बात करूं यहां पर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी की, स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी की, तो आपके एनसीईआरटी में इनकी सॉल्युबिलिटी जो दे रखी है वो दे रखी है वेरी 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 लेस देन 0.01 मोलर। मतलब जिन सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी, सब्सटेंस वर्ड बोल रहा हूं, जिन सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻² मोलर से बहुत कम हो, उनको बोलूंगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस। ये बात समझ में आ रही है? और जनरली अपन यहां पर किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जनरली यहां पर जो सब्सटेंसेस होंगे वो कौन होंगे? सॉल्ट होंगे। ठीक है। अब ये सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। ऐड तो कर सकते हो टमाटर, डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, भर भर के आप बोरा भर के डाल सकते हो, पर फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। सैचुरेटेड सोल्यूशन या सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि फर्दर सॉल्यूट आप गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, गिवन सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर मैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, उसको मैंने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और क्या बना दिया? सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया और क्या बना दिया? सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया मतलब इसको फर्दर डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो जब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना, उस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन होगा उसे ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही? सॉल्युबिलिटी होता क्या है? क्लियर है बात सभी को? आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस का क्या बनाना पड़ेगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि फर्दर वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है किसका? स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस का, तो सैचुरेटेड पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी उसे क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो एक यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है समझना है यहां पर। मान लो मैं एक जनरल कंसिडर अ जनरल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और वो मैंने ले लिया AXBY। सुनते जाना ध्यान से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट मैंने लिया है, तो इसका स्टेट क्या होगा? सॉलिड होगा, है ना? अच्छा ठीक है, AXBY सॉलिड। ठीक है, इसको किस में डालूंगा? पानी में, है ना? सॉल्ट को किस में डालूंगा? पानी में डालूंगा। अब पानी में डालने पर ये एक्वस बनाएगा नहीं बनाएगा? ये तो भी सॉलिड है। ये एक्वस बनाएगा नहीं बनाएगा? ये बनाएगा नहीं बनाएगा? एक्वस बनाएगा। अच्छा, एक्वस कौन बनाएगा? जो डिसॉल्व होगा। जो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा वो एक्वस बनाएगा। अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो पपीता बनाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो सॉल्ट है ये डिसॉल्व होगा नहीं होगा? होगा, ये तो होगा। और अगर ये डिसॉल्व होगा मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या बनाएगा? एक्वस बनाएगा। ये क्या बनाएगा? एक्वस बनाएगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फेयरली सॉल्युबल सॉल्ट, या मैं कह दूं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। क्या पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, पूरा का पूरा तो डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताओ बीच में क्या लगाओ? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल साइन। सुनते जाना बस, दिमाग मत लगाना ज्यादा। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो एरो है ये बता किसके बारे में रहा था? सॉल्युबिलिटी के बारे में बता रहा था। अगर फेयरली सॉल्युबल हाईली सॉल्युबल होता मैं इरिवर्सिबल का साइन लगा देता। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये पूरा सॉल्युबल है? नहीं है, पूरा सॉल्युबल नहीं है, मतलब ये पूरा टूटेगा नहीं। अगर ये पूरा टूटेगा नहीं मतलब पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। अगर ये पूरा डिसॉल्व नहीं होगा मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर अपन को किसके बारे में पता चल रहा है इस एरो से? सॉल्युबिलिटी के बारे में। और यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है
वो हाईली सॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल है? स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो यहां से एरो से मुझे पता चला ये क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, और अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल है मतलब यहां पर आपको जो एरो दिखाई दे रहा है वो किसका है, रिवर्सिबल का है। ये बात समझ में आती है? क्या मैंने यहां पर अभी तक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करी? नहीं, मैंने तो अभी किसके बारे में बात करी, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी। अगर हाईली सॉल्युबल होता तो सिंगल एरो आता, स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो यहां पर क्या आया, डबल एरो आया। क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा? डेफिनेटली आएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे हैं वो अपन ने शुरू कहां से करे थे, यहां से करे थे। जब भी रिएक्शन लिखी थी, भले ही वो एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, हमेशा दोनों तरफ अपन क्या लिखते थे, एक्वस 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 लिखते थे। तो जब भी अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते थे ना, वो करते थे यहां से। मतलब अपन ये मान के चलते थे जो भी अपन ने सब्सटेंस डाला है वो क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। वो क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो ये एसिड है, मान लो ये एसिड है ना, ये कोई एसिड है, एक्वस लिखा हुआ है मतलब डिसॉल्व फॉर्म में है। अब एसिड तो कुछ भी हो सकता था, इट कैन बी वीक, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग। मान लो ये बेस है, बेस कुछ भी हो सकता था, इट कैन बी वीक, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग। मान लो ये सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो याद करो सॉल्ट के लिए हमेशा अपन सिंगल एरो लिखते थे, और अगर वीक एसिड होता था तो डबल एरो लगाते थे। मतलब यहां से जब अपन आगे जाते थे तो अपन देखते क्या थे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो एरो है ये अपन को किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता है। अब आप मुझे बताओ यहां पर ये कौन है, एक्चुअल में ये कौन है, सॉल्ट है। और अपन बोलते हैं जनरली ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब यहां पर सिंगल एरो है, डबल एरो, सिंगल एरो आ जाएगा। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे पता है ये सॉल्ट है और सॉल्ट का जो अल्फा होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा एक्स ए प्लस वाई एक्वस प्लस वाई बी माइनस एक्स एक्वस। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। आई बात समझ में? अब जब भी अपन यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करते हैं तो जब भी आपने सॉल्युबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन देखी होगी तो ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ये ऐसा नहीं देखा होगा, है ना। कैसा देखा होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर मान लेता हूं इसका कंसंट्रेशन है सी, इसका कंसंट्रेशन कितना है, सी मोल। कितना है, सी मोल। वॉल्यूम मैं मान के चल रहा हूं 1 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर मान के चल रहा हूं। समझना कौन से भयंकर है यहाँ पर। वॉल्यूम क्या मान के चल रहा हूँ, 1 लीटर मान के चल रहा हूँ, और इसके मैंने कितने मोल मान लिए, सी मोल मान लिए। मतलब ये तो क्या होगा, इनिशियली 0 होगा। ठीक है, कुछ टाइम टी पर, अब टाइम टी कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम टाइम। यहां पर क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। और जब इक्विलिब्रियम आया है मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होगा, सैचुरेशन स्टेट आ गई होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। फर्दर अपन डिसॉल्व नहीं कर सकते तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये मैंने सी मोल डाला था, कुछ डिसॉल्व होगा, अरे कुछ तो होगा ही क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है। मतलब मैंने मान लिया इसमें से डिसॉल्व जो हुआ वो एस हो गया। ठीक है, इनिशियली था सी मोल, डिसॉल्व कितना हुआ, एस मोल। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा एस मोल पर लीटर। ये कितना बनेगा, एस मोल पर लीटर। अब अगर ये एस मोल पर लीटर बन रहा है और मुझे पता है सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब इसमें जो आयंस में टूटेगा ये पूरा का पूरा टूटेगा एस मोल पर लीटर, और ये भी बनेगा एस मोल पर लीटर। अब डाउट ये आएगा यहां लिखने में दिक्कत क्यों हो रही थी आपको, लीटर सॉलिड है, एक्टिव मास 1 होगा, कांस्टेंट होगा। एक्टिव मास कांस्टेंट है, अगर एक्टिव मास कांस्टेंट है मैं ये तो बोल सकता हूं कि इसका मास चेंज होगा। भले एक्टिव मास कांस्टेंट है पर मैं ये तो बोल सकता हूं इसका मास चेंज होगा। ये भी तो बोल सकता हूं इसके मोल चेंज होंगे, पर जो मोल अपॉन वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि सॉलिड्स के लिए मैंने आपको बताया था जो मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। तो ये आप अगर कंसंट्रेशन लिखोगे तो ये आपको चेंज होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, मोल लिख दिया। पर यहां पर जैसे ये एक्वस आएगा अपन कंसंट्रेशन की बात करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, इसमें किसको डाउट है तो बोलो।
अब पता है होता क्या है, ये जो अपन को कंसंट्रेशन मिला है ना, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिला है। ये क्या मिला है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, पर कभी भी ऐसी रिएक्शन आपको नहीं दिखाई देगी आयनिक इक्विलिब्रियम में। आपको रिएक्शन पता है कहां से कहां तक दिखाई देगी? आपको रिएक्शन दिखाई देगी यहां से लेकर यहां तक। मतलब आपको एग्जामिनर पता है क्या लिख कर देगा? एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AX⁵ सॉलिड, अपने आयंस में टूट चुका है XA + Y + YB - X, और ये क्या होंगे? एक्वस। एक्वस ये दिखाई देता है। सबसे पहला डाउट यही आता है यहाँ पर कि सर ये सॉलिड लिखा तो लिखा कैसे? अभी तक पूरे चैप्टर में एक्वस 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 लिख रहे थे, यहाँ पर सॉलिड क्यों लिखा? अब समझ में आ गया सॉलिड क्यों लिखा। क्लियर है बात सभी को? अब आप मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक क्या ये पूरा टूट के वो बना रहा था? क्या ये पूरा टूट के आयंस में बन रहा था? नहीं, ये पूरा नहीं टूट रहा था, इसलिए मैंने जो नेट साइन लगाया है वो रिवर्सिबल लगाया है। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले डाउट ये आता है कि सर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये पूरा टूटता क्यों नहीं है? भाई ये टूटता तो पूरा ही है, ये टूटता पूरा ही है, पर टूटता पता है कौन है? जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व होता है। सॉल्ट पूरा नहीं टूटता, जो जितना भी डिसॉल्व हुआ है वो पूरा टूटा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये एरो इसलिए बता रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? इसको लिखना है क्या? अच्छा, तो लिखना है तो मुझे एक बात बता दो, टाइम t = 0 पर देखते जाना। ये कितना था? फटाफट एक और, एक थोड़ा 2 मिनट और। ये कितना था? C टाइम t = t पर मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा, ऐसे डिसॉल्व हुआ। अब जितना भी डिसॉल्व हुआ पूरा का पूरा टूटेगा, ये टूट के बना एक्सेस। यहां पर भी एक्सेस होगा और यहां पर भी YS होगा। S मिला था, जब टूटेगा तो एक से कितना मिलेगा? X, तो ये एक्सेस। एक से कितना मिलेगा? Y, तो YS। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये कितना बनेगा? एक्सेस, और ये कितना मिलेगा? YS। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम आया है, अब इक्विलिब्रियम आया तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं मैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखूंगा KI। क्या लिखूंगा? KI। अच्छा, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, KI की वैल्यू क्या हो जाएगी? KI की वैल्यू बता सकते हो मुझे? कंसंट्रेशन ऑफ A + Y की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B - X की पावर Y डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AX/BY। अब मुझे एक बात बताओ, ये सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, इसको उधर ले जाऊं? उधर किधर? इसको इधर से उधर ले जाऊं? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं और एक होकर एक नया कांस्टेंट दें, KSP। समारोह कांस्टेंट नहीं है ये, AX/BY। इसको मैंने क्या लिख दिया? KSP। और यही क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A + Y की पावर X, और ये हो जाएगा B - X की पावर Y। अब अगर मैं KSP की बात करूं तो वैल्यू पुट कर दो यार। वैल्यू क्या पुट करेंगे? XS की पावर X, YS की पावर Y। तो मुझे क्या बता सकते हो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ बोलो ना। X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X + Y। ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, KSP को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको और क्या बोल सकते हो आप? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो बेसिकली रिएक्शन आपको नजर आ रही है, ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम आया है। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं इसको? सुनना इधर, और नीचे करो पहले, इधर देखो। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं इसको?
सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आया है वो किसके बीच में आया है, अनडिजॉल्व्ड और डिजॉल्व्ड के बीच में आया है, इसलिए क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रही है? ये फाइनल फॉर्मूला है, ये कहीं याद करा था अपन ने। बहुत बढ़िया, यहां तक किसी को भी डाउट हो तो बोल दो। इसकी क्या ट्रिक है? इसकी कोई ट्रिक नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इसकी ट्रिक नहीं बन पाएगी ना यार, अभी 3 आ गए स्पीशीज, फिर कहां क्या करोगे ट्रिक का? मुझे एक बात बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी। सी की जगह हाँ, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। वहां पर भी आप ले लो भले, वहां पर आप सी ले लो, पर उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एक्टिव मास तो उसका 1 ही है। मास चेंज होगा, मोल चेंज होंगे, पर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख देता, मैं वो वेव बना देता यू करके, है ना? हाँ 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 हाँ। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड होगा। क्यों? ली चैटिलियर लगाओगे। मुझे एक बात बताओ, किसका कंसंट्रेशन बढ़ाकर उसको फॉरवर्ड में ले जा रहे हो? क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। इलेक्ट्रो हेलो, क्वेश्चन लिखिए। मैं कुछ समझा रहा था सर, आपने इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रांग लिखने का क्या रीजन दिया था? इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग नहीं होगा क्या? ये तो सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट है ना ये, तो स्ट्रांग होगा ये, स्ट्रांग होगा तो पूरा टूट जाएगा। क्या? ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ जनरली, हाँ जनरली बोलते हैं अपन। क्या करोगे जान के, लेड और मरकरी के सॉल्ट्स नहीं होते हैं, पर अपन मान के चल रहे हैं सारे अपने सिलेबस में जो भी है सारे स्ट्रांग है ना? आपके इनऑर्गेनिक में बताया जाएगा आपको ये, है ना? क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लिखेंगे अपन, क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन पहला आपके सामने आ रहा है और फटाफट जवाब देना आपको, फटाफट। राइट दी केएसपी फॉर दी फॉलोइंग। हाँ, लिखो लिखो फटाफट, लिखो फटाफट। राइट दी केएसपी फॉर दी फॉलोइंग, राइट दी केएसपी फॉर दी फॉलोइंग। इन सबके आपको केएसपी कैलकुलेट करना है, कर लोगे क्या? सर मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, कोई तो सोच रहा होगा सर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सर मैं पता नहीं पुरानी बातें भूलता रहता हूँ, आज से मैं नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करूंगा। भले आपका अतीत कैसा भी हो, आपको भूलना नहीं चाहिए।
जी, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ये मिटा रहा हूं मैं, ये तो लिख लिया होगा ना आपने। हाँ AgBrO3 Hi Hg2Cl2 J Ki3। बताओ, Ki3, और इसको लिखो यहाँ पर Hg2Cl2। Hg2Cl2 की जगह एक काम करो, आप लिखो मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए ही तो मैंने Ki और सॉलिड को क्लब कर दिया। हाँ बताओ, राइट दी KSP फॉर दी फॉलोइंग, बता सकते हो KSP निकाल लिया क्या? हाँ, पहले का क्या होगा, पहले का क्या होगा? वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप यहाँ पर आयन देखो, एल एल्यूमिनियम आयन, Al+3 कितना है, 1 है, तो 1 की पावर 1। Cl कितना है, 3 है, 3 की पावर 3। S की पावर 1+3, ये कितना हो जाएगा, 27S4। बात समझ में आ रही है? सेकंड निकालो फटाफट, क्या लिखो यहाँ पर, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू S की पावर 1+1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, S² हो जाएगा, इज इक्वल टू S²। यहां पर बता सकते हो, यहाँ कितना आ रहा है, करो ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग? सोडियम कितना है, 2, तो 2 की पावर 2। पोटेशियम कितना है, 1, तो 1 की पावर 1। PO4 सर, P1 है, O4 है, तो 1 की पावर 1 और 4 की पावर 4 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PO4-3, अपने आप में एक आयन है, तो 1 की पावर 1। S की पावर क्या देगा, 2+1+1, ये कितना हो गया, 4S4। ये वाला बताओ फटाफट, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, 1 की पावर 1, S की पावर 3+1, ये हो जाएगा 27S4। हाँ, इसका बताना, इसका क्या आ रहा है आंसर, पूरा मल्टीप्लाई करके बताओ, पूरा मल्टीप्लाई करके। 729 × 9 करो फटाफट। हम्म कितना, 2916 S की पावर 8। एक बार देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, S की पावर 3+3+2। ये एक्सप्रेशन तो मैच कर गया होगा, कर रहा है ये मैच। ये कितना हो गया, 27 × 27 × 4, तो ये आ जाएगा 2916 S की पावर 8। अगर मैं यहां पर बात करूं, CaC2O4, कैल्शियम का एक आयन है, ऑक्जेलेट का एक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 1+1, ये हो गया S²। अच्छा आगे देखो, यहां पर क्या होगा, फटाफट आंसर बताओ। 4S3 आ जाएगा ये। Ag कितने, 2, CrO4-2, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1, S की पावर 2+1, ये हो जाएगा 4S3। हाँ इधर बताना, AgBrO3, ये कितना हो जाएगा, S² हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो आयन मिलेगा वो मिलेगा Ag+ और BrO3-। आपने रेडॉक्स पढ़ रखा है, समझ में आ जाएगा आपको। 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 1+1, ये हो जाएगा S²। अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर क्या होगा, 27 27S4, बहुत बढ़िया, आहा मजा आ गया। टमाटर, ये टूटेगा पता है कैसे, K+ और I3-। रेडॉक्स पढ़ रखा है आपने, के पर हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +1 ही आएगा,
और अगर इस पे +1 आएगा तो इसके साथ जो भी एनायन होगा उस पर माइनस आएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसको तोड़ना सीख लो पहले, K++I3-, तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, s की पावर 1+1, ये हो जाएगा s²। यहां पर मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है Hg2Cl2, और ये टूटता पता है कैसे? Hg2+2+2Cl-। तो मैं यहां पर कह सकता हूं 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, s की पावर 1+2, 4s³। किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलूं? द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4। हाँ, नहीं लिखा क्या अभी तक? यार फटाफट लिखो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? फटाफट लिखो। मॉड्यूल देना कोई मुझे। क्वेश्चन लिखेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 in water at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius is 2.33, is 2.33 into 10 to the power minus 4 gram per 100 ml, is 2.33 into 10 to the power minus 4 gram per 100 ml of the saturated solution, of the saturated solution. Find out KSP, find out KSP, find out KSP। फटाफट बताइएगा। टेन टू द पावर -10, बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 108 से लेकर 141 तक बनाने हैं, और उसमें से ये क्वेश्चंस नहीं बनाने आपको, है ना? ये वाले जो ब्रैकेट में क्वेश्चंस है ये नहीं बनाने हैं, ठीक है? ये सारे इंडिकेटर के क्वेश्चन है, ये बना लेना आप, ठीक है? अच्छा, हाँ, क्या निकालना था? The solubility of BaSO4 in water, this saturated solution, find KSP BaSO4। BaSO4 का मोलर मास कितना होता है? 233। कितना होता है? 233। किसी ने निकाला क्या? कितना होता है? 233 होता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट किसका? BaSO4 का।
ये कितना है 233 ग्राम पर मोल। मुझे क्या निकालना है, केएसपी निकालना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। ये जो आपको दे रखी है, ये क्या दे रखी है, सॉल्युबिलिटी दे रखी है। किसकी दे रखी है, BSO4 की दे रखी है। ठीक है, अब ठीक है, ये आपको क्या दे रखी है, सॉल्युबिलिटी दे रखी है। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है BSO4 की, 2.33 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर 100 ml। इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैं रिएक्शन लिखूं BSO4 की, तो BSO4 क्या है, सॉलिड। ये किस में कन्वर्ट होगा, Ba+2 एक्वस प्लस SO4 - 2 एक्वस। अब अगर मान लो ये कुछ भी था, मुझे नहीं पता इनिशियली क्या था, कोई एक सॉल्यूशन रहा होगा, उसका वॉल्यूम भी नहीं पता मुझे क्या रहा होगा, पर मैंने मान लिया ये था C। ठीक है, तो ये जीरो, ये जीरो। जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो थोड़ा सा डिसॉल्व होगा, है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और थोड़ा सा डिसॉल्व होगा। तो ये कितना डिसॉल्व हुआ, S। तो ये बनेगा कितना, S। ये बनेगा कितना, S। ये बात समझ में आ रही है। अब जिस सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व करा, जिस सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व करा, उस सोल्यूशन का 100 ml निकाल लिया। उस सोल्यूशन का क्या निकाल लिया, 100 ml निकाल लिया, और ये देखा गया कि BSO4 की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, 2.33 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। मतलब 100 ml में कितना घुला हुआ है, 2.33 इंटू 10⁻⁴। मतलब मैं बोल सकता हूं, यहां पर जो सॉल्युबिलिटी लिखते हैं अपन, किसके टर्म्स में लिखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं। किसके टर्म्स में लिखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं। और यहां पर किसमें दे रखी है, मास पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम, ग्राम पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी किसमें, ml में। क्या मैं इस वैल्यू को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे कन्वर्ट करूंगा, मुझे यहां पर क्या लिखना होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास। मास कितना दे रखा है, 2.33 इंटू 10⁻⁻⁴। अपन क्या लिखते हैं, मोलर मास मोल लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका, 233। अच्छा, वॉल्यूम कितना है यहां पर, ml में कितना है, 100। लिखते किस में है, लीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। ये जो S है ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है, और किसमें रखते हैं अपन, मोलैरिटी में। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अब आप मुझे बताओ ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, 10⁻⁴ हो गया। ये कह सकता हूं कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁴ हो गया, ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁸, 10⁻⁻8, और ये कितना हो गया, 10⁻3, ये हो गया 10⁻⁵ मोलर। ये बात समझ में आ रही है। आपको डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी में नहीं दे रखी थी, आपको किसमें दी थी, ग्राम पर ml में दे रखी थी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ग्राम पर 100 ml में दे रखी थी। तो अब अपन यहां से क्या निकाल लेंगे, केएसपी निकाल लेंगे। मुझे तो बस एक बात बताओ, तो BSO4 की केएसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S² हो जाएगा। तो केएसपी आ जाएगा, केएसपी आ जाएगा 10⁻⁻⁵ की पावर 2, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मोलर की पावर 2। साइड में कहीं लिख लेना, साइड में कहीं क्या लिखोगे, जो यूनिट होती है केएसपी की, यूनिट ऑफ केएसपी, केएसपी की यूनिट किसके बराबर होती है, मोलैरिटी की पावर x+y। समझ में आ गया होगा x+y क्या होता है ना। ये क्या हो जाएंगे, कैटायन, नंबर ऑफ कैटायंस, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एनायंस। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
क्या वीडियो सभी को दिखाई दे रही है ना? मैं एक बार वापस से क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है, at 25 degree Celsius a saturated solution of BaOH whole twice, a saturated solution of BaOH whole twice has pH is equals to 9, then find out the KSP, then find out the KSP। कितना आ रहा है KSP? कितना आ रहा है? 5 into 10 to the power -16। एक बार देख लेते हैं। देखो एक चीज यहां पर देखो, आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल रहा है। सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बन गया है उस समय पीएच दे रखा है। सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बन गया है उस समय आपको क्या दे रखा है? पीएच दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं पीएच की, तो यहां पर सैचुरेटेड सोल्यूशन किसका बना है? BaOH होल ट्वाइस का बना है, और इस सोल्यूशन का आपको पीएच दे रखा है 9। तो अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन को लिखूं तो ये हो जाएगा BaOH होल ट्वाइस सॉलिड। देखो रिएक्शन में कैसे लिख रहा हूं, गिव्स Ba प्लस 2 एक्वस प्लस 2 टाइम्स OH माइनस एक्वस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैंने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? S है ना। वापस से बार बार पूरा नहीं लिख रहे हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? S, मतलब ये कितना मिलेगा? S। ये कितना मिलेगा? 2S। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, पीएच दे रखा है 9। अगर पीएच 9 दे रखा है तो मैं कह सकता हूं पीओएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस 9 5। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। ये जो पीएच दे रखा है ना, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन का पीएच दे रखा है। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो पीओएच भी जो निकल कर आया वो सैचुरेटेड सोल्यूशन का निकल कर आया है, तो OH माइनस भी जो निकल कर आया है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन का निकल कर आया है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वही सॉल्युबिलिटी होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से इस कंसंट्रेशन की मदद से जो एस की वैल्यू निकल कर आएगी, जो मोलैरिटी निकल कर आएगी, वो सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर है बात सभी को? किसकी सॉल्युबिलिटी होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू दी पावर -5 मोलर। ठीक है, अब यहां पर कितना कंसंट्रेशन है OH माइनस का? 2S। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 2S के बराबर है, और ये S और कुछ नहीं, सॉल्युबिलिटी है किसकी? BaOH होल ट्वाइस की। इसको सॉल्युबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन का अपन कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, और सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैं बोल सकता हूँ 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 मोलर। सर मुझे एक बात बताओ, सुनना सर ध्यान से। सर ये 2OH माइनस है, इसकी वैल्यू अपन ने 2S के बराबर रखी, तो सर ऐसा नहीं होगा OH माइनस की वैल्यू S के बराबर होगी? किसको डाउट है क्या? ऐसा डाउट तो नहीं है ना? सर ये 2OH माइनस की वैल्यू 2S है ना, अपन ने तो वैल्यू किसकी निकाली? OH माइनस की निकाली है। दे किसकी रखी है? 2H माइनस की। तो सर OH माइनस की वैल्यू S के बराबर नहीं होगी? ये किसी को डाउट है? अरे घोंचू, ये जो 2 है ना, ये स्टोइकियोमेट्री बता रहा है, ये अमाउंट के बारे में नहीं बता रहा है। ये तो बैलेंसिंग करी अपन ने, तो इस 2 को तो कभी जिंदगी में कंसिडर करना भी मत। बात समझ में आ रही है? अपन को इसी को देखना है। क्लियर है बात सभी को? अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी कितना आ गया? 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 मोलर। मुझे क्या निकालना था? केएसपी निकालना था। मुझे बता दो फटाफट, केएसपी किसके बराबर होगा? एस स्क्वायर के बराबर, या स्क्वायर के बराबर होगा, या 4S क्यूब के बराबर होगा? 4S क्यूब के बराबर होगा। बस वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -15। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -16 मोलर की पावर 3। यही क्या आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ये क्वेश्चन घर से करके लाना। फाइंड द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फाइंड द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of a tribasic acid, find the pH of a saturated solution of a tribasic acid H3A, H3A of a tribasic acid H3A। सर H3 कैसे लिखेंगे? ये लो H3 है,
और इसका केएसपी आपको दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -19। जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा था पीएच और आपको केएसपी निकालना था। यहां पर क्या दे रखा है, केएसपी दे रखा है, आपको निकालना है पीएच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 degrees Celsius, what is the volume of water? At 25 degrees Celsius, what is the volume of water required to dissolve? At 25 degrees Celsius, what is the volume of water required to dissolve 1 gram CaSO4? Required to dissolve 1 gram CaSO4. वॉल्यूम आपको निकालना है। केएसपी मैंने बता दिया क्या? केएसपी आपको दे रखा 9 इंटू 10 टू द पावर -6। केएसपी आपको क्या दे रखा? 9 इंटू 10 टू द पावर -6। निकल जाएगा क्या? खतरनाक सा क्यों आएगा? प्यारा सा आएगा। कितना आ रहा है? 2.45 बिल्कुल सही आ रहा है। 2.45 बिल्कुल सही है। 2.45। देखो केएसपी आपको दे रखा है और केएसपी की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? एस स्क्वायर के बराबर होगी। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 दे रखी है। मतलब एस की वैल्यू क्या हो गई? 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोलर। अब ये जो सॉल्युबिलिटी आई है, ये आई किसकी है? CaSO4 की। और मुझे पता है सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या होता है? मोलैरिटी होता है ना? तो यहां पर इसकी मोलैरिटी आ चुकी है। अब आपको क्या पता लगाना है? सुनना ध्यान से। पता क्या लगाना है आपको? वॉल्यूम पता लगाना है और इसका मास दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, और मुझे कंसंट्रेशन पता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CaSO4 इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। मास कितना है? 1। मोलर मास CaSO4 का निकाला होगा, कितना आया होगा? 136 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मुझे किस में निकालना है? लीटर में निकालना है। डायरेक्ट वॉल्यूम इन लीटर रख रहा हूं मैं। अगर ये वॉल्यूम इन लीटर रख रहा हूं, क्या 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। v की वैल्यू निकालनी है। अब अगर v की वैल्यू निकाले तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000/3 डिवाइडेड बाय 136। जब इसको सॉल्व करोगे नियरली वैल्यू कितनी आएगी? है 2.45 लीटर। ये बात समझ में आ रही है? मुझे तो बस एक बात बता दो, ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। पर क्वेश्चन में तो वॉल्यूम ऑफ वाटर था। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? क्यों भाई? सर जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। और सॉल्यूट यहां पर कितना है? 1 ग्राम है। 1 ग्राम मतलब मैं बराबर मान सकता हूं इनका वॉल्यूम, क्योंकि 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा CaSO4 का वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा।
वो किस अमाउंट में होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, तो अपन इसको बराबर मान सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वन लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ चॉक, 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ चॉक, चॉक कौन होता है, काको 3, कौन सा होल्ट वाइज, सीएओ भी नहीं होता है, CaCO3 होता है, काको 3। 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ चॉक, 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ चॉक is evaporated to dryness, is evaporated to dryness, due to which 9 gram of the residue is left, due to which 9 gram of the residue is left. Find out the KSP, find out the KSP. 9 gram of the residue is left, find out the KSP. क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है। कितना आ रहा है, 100। 81 इंटू 10⁻⁴ बिल्कुल सही आंसर है। आ रहा है कि क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को समझना कि 1 लीटर CaCO3 का सोल्यूशन था, 1 लीटर चौक का सोल्यूशन था, और सोल्यूशन पता है कैसा था, सैचुरेटेड सोल्यूशन था। इस चीज को ध्यान से पढ़ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन था, है ना। अब क्या कर दिया गया, इसमें से जितना भी सॉल्वेंट था उसको क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया। और अपन जानते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है ना, रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये जितना भी सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट हो गया, तो जो रेजिड्यू बचा वो कितना बचा, 9 ग्राम रेजिड्यू बचा। मुझे बताइए 9 ग्राम रहा कौन होगा, CaCO3, डिजोल्व फॉर्म या अनडिजोल्व फॉर्म, सोल्यूशन में तो डिजोल्व फॉर्म में रहा होगा, सोल्यूशन में सैचुरेटेड सोल्यूशन था। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फर्दर अपन सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते। तो ये जो रेजिड्यू बचा ना, ये सोल्यूशन में तो डिजोल्व फॉर्म में था, पर जब अपन ने सारा पानी उड़ा दिया तो ये क्या रह गया, अनडिजोल्व रह गया। तो यहां से अपन को पता है क्या पता चला, कि जो CaCO3 डिजोल्व था वो कितना है, 9 ग्राम है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं वेट ऑफ CaCO3 इज 9 ग्राम, और ये जो 9 ग्राम वेट है ये किसका है, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ये 9 ग्राम जो था ना, ये सोल्यूशन में डिजोल्व फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, डिजोल्व फॉर्म में था। पर जैसे ही सारा पानी उड़ाया तो क्या हो जाएगा, अनडिजोल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे कभी करा भी होगा एक्सपेरिमेंट, पतीले में नमक डाला होगा, भगोने में पानी लिया होगा, नमक डाला होगा, उसको घोला होगा, स्टिर करा होगा, आपने देख लिया होगा सारा जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो जाता है। पर जैसे ही आप इवेपोरेट करते हो, पानी को इवेपोरेट करते हो, एट दी एंड क्या रह जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं। कभी भी सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर कह सकता हूं वेट ऑफ CaCO3 जो डिजोल्व फॉर्म में था वो कितना है, 9 ग्राम। ठीक है, क्या मैं सॉल्युबिलिटी निकाल सकता हूं? सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वही सॉल्युबिलिटी होगी। तो मैं बोल सकता हूं एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, 100, वॉल्यूम कितना है, 1।
ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 9 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये क्या हो जाएगा, मोलर। और केएसपी मुझे निकालना है, केएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 81 इंटू 10 टू दी पावर -4। और इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोलर की पावर 2। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In 10 liter solution of AlCl3, in 10 liter solution of AlCl3, if 0.010, if 0.01065 milligram of Cl minus, 0.01065 milligram of Cl minus is present, then find KSP of AlCl3. Then find KSP of AlCl3. ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। हेडिंग लिखना, हेडिंग लिखना, हाँ ये होमवर्क में है। हेडिंग लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला फैक्टर याद करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी अपन ने पढ़ा था, पढ़ा था क्या, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, पहला तो हो गया टेम्परेचर, वो वहां पर अपन ने पढ़ा था प्रेशर, पर यहां पर प्रेशर की बात नहीं चलेगी क्योंकि गैस की बात नहीं हो रही है। और क्या पढ़ा था वहां पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर अपन बोलेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ आयंस, मिक्सिंग ऑफ आयंस, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनते रहना, अगर टेम्परेचर की बात करें, सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो कोई भी जनरल सॉल्ट मान लो, लेट या कंसिडर जनरल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कंसिडर अ जनरल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मैंने मान लिया AxBy। अब मुझे पता है T1 टेम्परेचर से मैं कहां पर ले जा रहा हूं इसको, T2 टेम्परेचर पे ले जा रहा हूं। T1 से कहां ले जा रहा हूं, T2 पे ले जा रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, T1 से T2 ले जाऊंगा तो क्या इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेंज होगा नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेंज होगा या नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता कौन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और टेम्परेचर चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है, मतलब मैं कह सकता हूं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP1 से जा रहा है KSP2। तो क्या मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। और अगर मुझे ये पता लगाना है टेम्परेचर कितना चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना चेंज होता है, तो ये कहां से पता लगाऊंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन देता है वेंट ऑफ फैक्टर देता है, ये हो जाएगा log KSP2, KSP1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है कल पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट आप आसानी से पता लगा सकते हो। मुझे एक बात बताओ, AgCl है,
AgCl है, उसको अलग अलग सॉल्वेंट में डालेंगे, H2O में डाला, D2O में डाला, बेंजीन में डाला, सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी, अलग अलग हुई। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो, सभी सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है, तो उनके तोड़ने की जो टेंडेंसी होती है वो भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ये होमवर्क आप कल करके आइएगा, है ना? और मोस्ट प्रोबेबली ये कल खत्म हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ, कल 2 घंटे की क्लास है ना यार, बिल्कुल सही बात है, होगा डेफिनेटली होगा, फिर क्यों नहीं होगा। थैंक यू। क्या कह रहे हो कल?